बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 10th शेड्यूल देख रहे हैं। 10th शेड्यूल में रूल्स फॉर पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट उसूल बयान किए गए हैं उन लोगों के लिए जो नॉन फाइलर होते हैं, यानी जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होते। और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में कौन लोग शामिल नहीं होते, इसके लिए सेक्शन 182 ए में लिखा है कि इफ़ अ पर्सन फेल्स टू फाइल हिज और हर इनकम टैक्स रिटर्न, देन क्या होगा, कमिश्नर शेल नॉट इंक्लूड हिम और हर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई पर्सन अपनी टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराता तो कमिश्नर उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल देता है, यानी वो नॉन फाइलर हो जाता है। तो 10th शेड्यूल में रूल्स बयान किए गए हैं उन लोगों के लिए जो नॉन फाइलर हैं। ये देखिए 10 BA में आप देखें, पर्सन्स नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। सो पता ये चला 10th शेड्यूल किन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो नॉन फाइलर हैं, जो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते हैं। इस शेड्यूल को उन लोगों के लिए नहीं देखना जो अपनी रिटर्न जमा कराते हैं या जो फाइलर होते हैं। और 10th शेड्यूल को रेफर करने वाला सेक्शन कौन सा है, वो है 100BA। इसमें तीन चीज़ों के बारे में बताया है कि जो विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन है, और जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, और जो टैक्स पेएबल है, उन लोगों के लिए जो नॉन फाइलर हैं कैसे होगी, वो इस 10th शेड्यूल में लिखी हुई है। और सब सेक्शन 2 ऑफ 100BA में ये लिखा है, 10th शेड्यूल में जो बातें लिखी हुई हैं अगर वो ऑर्डिनेंस से टकराएं तो आप 10th शेड्यूल की बात मानिएगा, ऑर्डिनेंस की बात नहीं मानिएगा। अब हम रूल 1 देख लेते हैं। रूल 1, रेट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स। Where tax is required to be deducted or collected under any provision of this ordinance from person not appearing, ये याद रखना है आपने, नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यानी उसका नॉन फाइलर होना जरूरी है। द रेट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एज द केस मी शेल बी इंक्रीज बाय 100% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए आप, फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल ने सप्लाई की है, तो विद होल्डिंग एजेंट ने उस इंडिविजुअल को चेक किया, वो इंडिविजुअल नॉन फाइलर था। तो इंडिविजुअल की सप्लाई पे इस वक्त रेट क्या है, 4.5% अंडर सेक्शन 153(1)(a। लेकिन नॉन फाइलर होने की वजह से क्या होगा, विद होल्डिंग एजेंट कितना रेट काटेगा, 100% से इंक्रीज करना है, तो 4.4 को 100% से अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या बनेगा, 9। इंडिविजुअल का एक्चुअल में जो विद होल्डिंग टैक्स कटेगा कितना कटेगा, 9%। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन वो नॉन फाइलर है, तो कंपनी का सर्विसेज पे वैसे रेट क्या है, 153(1)(b में 8% है, लेकिन कंपनी क्योंकि नॉन फाइलर है तो टैक्स कितना कट जाएगा, डबल, 8 + 8 16। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर 231B। ये 231B क्या है, इसको देख लें। ये एक सेक्शन है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो 231B का सब सेक्शन 1 उससे डील करता है, और 231B का सब सेक्शन 2 डील करता है कि जब आप गाड़ी बेचते हैं तो आपकी नाम से रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो रही होती है किसी और के नाम। तो इस सेक्शन के बारे में कोई खास बात है, यानी जो 1 में लिखा हुआ है वो इस पे अप्लाई नहीं होगी, ये इस 1 का प्रोविजो है। तो अब क्या होगा, शेल बी इंक्रीज बाय 200% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, इन फर्स्ट शेड्यूल, इन केस ऑफ पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी, तो फाइलर का टैक्स 10,000 रुपये है 850cc गाड़ी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अब आपके टैक्स को 200 गुना मजीद बढ़ा देंगे। इसका मतलब है 200 गुना कितना हुआ, 20,000 रुपये। तो टोटल नॉन फाइलर का टैक्स कितना लिया जाएगा, टोटल टैक्स जो एक्साइज वाले आपसे लेंगे, कलेक्ट करेंगे, जाहिर है कलेक्शन कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपये की। तो इसका ये मतलब है। एक और प्रोविजो दिया हुआ है, किससे, इस सब सेक्शन 1 से। वो क्या प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 236K। ये किस चीज का सेक्शन है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या खरीदते हैं और ट्रांसफर करवाते हैं, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो फाइलर का रेट क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रोवाइडेड है वो है 2%। लेकिन इसमें करना क्या है, शेल बी इंक्रीज बाय 250%, यानी 250% मजीद ऐड कर दीजिएगा। अब क्या होगा, इसको यूं समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी थी 100 रुपए की, 100 रुपए क्या है,
वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की 100 रुपए। इफ यू आर फाइलर तो आपको 2 रुपए टैक्स देना था। अब क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं तो 200 ऐड कितना कर देंगे आप? 250%। 250% कितना होगा? 5 रुपीज। तो नॉन फाइलर कितना टैक्स पे कर रहा होगा? 7 रुपीज। ये तो हमने वैल्यू बनाई कि अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए की है तो सिर्फ समझाने के लिए। तो नॉन फाइलर का रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? 7% ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन। ये तो रेफर किया हुआ है उन रेट्स को जहां पर 236 के रेट दिए हुए हैं। तो ये हो गया रूल 1। इस रूल का खुलासा ये है कि नॉन फाइलर से पे सबसे पहली पेनलाइजेशन तो ये है कि उसकी जो विदहोल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। और डबल भी 3 कैटेगरी में हो रहे हैं। 236 में कितने इंक्रीज करना है आपको? 250% ऐड करना है। 231 में 200% ऐड करना है और बाकी सेक्शंस में 100% ऐड करना है। रूल 2 में क्या लिखा है? पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इसका खुलासा बस बता देता हूँ। रूल 2 में ये लिखा है, अगर एक विदहोल्डिंग एजेंट ये समझता है कि विदहोल्डी को जिसका टैक्स कट रहा है उसको रिटर्न ही जमा नहीं करानी थी, तो विदहोल्डिंग एजेंट या विदहोल्डी कमिश्नर को अप्रोच करेंगे कि जी मैं तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने का मेरा सवाल ही नहीं है क्योंकि मुझे रिटर्न ही जमा नहीं करानी थी। तो कमिश्नर उसको उनकी इस बात को, उनकी इस कंटेंशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिक्लाइन भी कर सकता है। एक्सेप्ट कर लेगा तो जाहिर है उसके फाइलर वाले रेट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नॉन फाइलर वाले रेट कटेंगे। इस रूल में बस यही बात। अब हम रूल 3 देख लेते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट। वेयर फॉर अ टैक्स ईयर पर्सनस टैक्स हैज बीन कलेक्टेड और डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद रूल 1। क्या मतलब? जो अभी हमने पढ़ा कि विदहोल्डिंग टैक्स 100% इंक्रीज होगा या 200% या 250% मजीद ऐड होके डिडक्ट होगा। रूल 1 में यही हमने डिस्कस किया। एंड द पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, ये मैंने येलो कलर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या है कि एक पर्सन जो इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, और उसका टैक्स नॉन फाइलर का टैक्स कटता जा रहा है। और अब उसने किया क्या है? इसके बावजूद फेल्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, उसने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई फॉर दैट टैक्स ईयर विद इन ड्यू डेट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 118 और एज एक्सटेंडेड बाय बोर्ड। 118 में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2022 है, क्लोज होता है 30 जून पर, तो इसकी ड्यू डेट क्या बनती है? 30 सितंबर 2000। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो 30 सितंबर 2022 को रिटर्न जमा करानी थी। और एज एक्सटेंडेड बाय बोर्ड का मतलब ये, लेट्स से एफबीआर ने एक महीने डेट बढ़ा दी, तो अब इसकी ड्यू डेट क्या बन गई? 31 अक्टूबर बन गई। अब द कमिश्नर शेल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 114। सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ 114 सेक्शन 114 में लिखा है कि वहां कमिश्नर किसी पर्सन से या उसके रिप्रेजेंटेटिव से रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने के लिए कह सकता है, और वहां वो 30 डेज देता है कि बराए मेहरबानी अपनी रिटर्न जमा करा दें। आपने रिटर्न जमा नहीं कराई है, एक अपॉर्चुनिटी दे देता है। लेकिन यहाँ वो ये कहना चाहता है कि वो लोग जिनका पूरे साल नॉन फाइलर का टैक्स भी कटता रहा, फिर उसने रिटर्न भी जमा नहीं कराई ड्यू डेट के अंदर। ड्यू डेट क्या है? मसलन फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2022 है तो 30 सितंबर 2022 भी गुजर गया, एक महीने एफबीआर ने एक्सटेंशन दिया था, 31 अक्टूबर 2022 भी गुजर गया, तो उसके बारे में कमिश्नर को कहा है आपको उसको नोटिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे नहीं कहने की ज़रूरत कि आप रिटर्न जमा कराएं, बल्कि आप ये करें कि 60 दिन के अंदर अंदर। 60 दिन कहाँ से? जो ड्यू डेट खत्म हुई 31 अक्टूबर से अगर आप 60 डेज लगा लें तो ये 60 डेज बन जाएंगे 30 नवंबर तक 30 दिन हो गए, और 30 दिसंबर तक लेट्स से कि 60 डेज हो गए, सॉरी 30 दिसंबर तक। अब देखें 30 जून 2022 पर रिटर्न जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो उसकी रिटर्न ड्यू कब हुई? 30 सितंबर 2022 पर, एक महीने टाइम बढ़ गया तो 31 अक्टूबर 2022 उसकी ड्यू डेट हो गई। अब उसके बाद 7 दिन लगा, 60 डेज लगा लें तो 30 नवंबर तक 30 दिन और 30 दिसंबर तक मजीद 30 दिन, तो ये 60 दिन हो गए। अब करना क्या है 60 दिन में? ये लिखा हुआ है विद इन 60 डेज ऑफ द ड्यू डेट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 118, या जो कि बोर्ड ने बढ़ाई, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया। क्या काम करना है? मेक अ प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन एंड इशू ए प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर स्पेसिफाइंग टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। करना ये है, कमिश्नर ने एक टेम्पररी ऑर्डर बनाना है जिसमें इनकम वर्कआउट करनी है और टैक्स वर्कआउट करना है, और नॉन फाइलर को भेज देना है उसके घर। ये बराए मेहरबानी आपने तो रिटर्न जमा नहीं कराई, मेरे हिसाब से आपका ये टैक्स बनता है, ये इनकम बनती है, अब लिहाजा अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करें। और मुझे ये कहा गया है कि मुझे आपको नोटिस करने की भी पहले ज़रूरत नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका डायरेक्ट ऑर्डर बना दूंगा, क्योंकि आप सही आदमी नहीं है। ना आप अपनी रिटर्न जमा करा रहे हैं, पूरे साल नॉन फाइलर का आपने टैक्स भी कटवाया है, रिटर्न भी आप जमा नहीं करवा रहे, ड्यू डेट भी गुजर गई,
और जो टाइम एफबीआर ने बढ़ाया वो भी गुजर गया और 60 दिन का मेरे पास टाइम था, तो 60 दिन में तो मैं कभी भी कर सकता था। लेट से उसने 60वें दिन ही कर दिया। फॉर एग्जांपल हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे इसको हम फिर लाइन अप कर सकें। लेट से कि उसने 30 दिसंबर 2022 को ये प्रोविजनल ऑर्डर बनाकर उसको भेज दिया। अच्छा जी, सब रूल 2, इन मेकिंग प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सब रूल 1 द कमिश्नर शेल इम्प्यूट टैक्सेबल इनकम। अब जाहिर है कमिश्नर के पास तो आईआरएस का ये डाटा होगा कि लेट्स से कि इस बंदे ने 1 करोड़ रुपए की सप्लाईज की हैं और उसके ऊपर 4.5 लाख रुपए का टैक्स कटा हुआ है। बस इतना ही डाटा मौजूद है उसके पास, या कोई और डेटा मौजूद है कि भाई इतनी सप्लाईज की हैं और इतना टैक्स कटा है। तो अब इनकम उसको इम्प्यूट करनी है, इनकम वर्कआउट करनी है। इनकम कैसे वर्कआउट करनी है कि वो क्या करेगा, मैंने यहाँ लिख दिया कि विदहोल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट हुआ है उसको डिवाइड कर दे एप्लीकेबल टैक्स रेट से। इसकी एग्जांपल अभी हमने नीचे देख लेते हैं। अच्छा, शेल इम्प्यूट टैक्सेबल इनकम ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड अंडर रूल 1, यानी कि जो डबल टैक्स कटा हुआ है। बी ट्रीटेड द इम्प्यूटेबल इनकम एज कंसील्ड इनकम, और ये जो इनकम वर्कआउट होगी ये क्या कहलाएगी, कंसील्ड इनकम, और इसको अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करा दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 111, यानी कि कंसील्ड इनकम बताकर इसको ऑर्डर बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बनाइए, इसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लिमिटेड कंपनी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को एनुअल रेंट पर लेट आउट कर दिया। एक प्रॉपर्टी थी पड़ी हुई थी, उसने बैंक को दे दी 10 मिलियन का। बैंक ने कहा मैं आपको रेंट दूंगा, और बैंक जब टैक्स काटता था कंपनी का तो वो सेक्शन 155 में काटता था। वहां पर कंपनी के लिए जो फाइलर का रेट था 15 था। अब क्योंकि कंपनी नॉन फाइलर थी तो बैंक ने क्या किया, उसका नॉन फाइलर का रेट काट लिया, डबल कर दिया। तो कितना रेट काट दिया, 30%। वो बन गया 3 मिलियन। तो इम्प्यूटेबल इनकम अब निकालनी है, कमिश्नर है, प्रोविजनल ऑर्डर बनाना है क्योंकि कंपनी ने रिटर्न जमा नहीं कराई। अब कंपनी की ड्यू डेट क्या होती है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पर उसने रिटर्न जमा नहीं कराई और एफबीआर ने कोई टाइम भी नहीं बढ़ाया, तो उसके बाद 60 दिन है। 60 दिन कब पूरे हो जाएंगे, 2 मार्च को, बल्कि 1 मार्च को पूरे हो जाएंगे। तो 60 दिन के अंदर अंदर कभी भी वो कर सकते हैं। लेट से उसने 1 मार्च को उसका प्रोविजनल ऑर्डर बनाना है, तो अब उसको इनकम कंप्यूट करनी कैसे करेगा, जो विदहोल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर का कटा है वो ऊपर रखें, और जो उसका रेट है एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स, ये कहां लिखा होता है एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स, ये लिखा होता है फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में। डिवीजन 2 में कंपनी के रेट्स हैं, डिवीजन 1 में इंडिविजुअल और एबी के रेट्स हैं, और डिवीजन 2 के अंदर कंपनी के क्या रेट्स हैं, स्मॉल कंपनी 20%, बैंकिंग कंपनी 39% और अदर कंपनी 29%। तो ये अदर कंपनी थी, तो उसका जो एप्लीकेबल नॉर्मल रेट था एप्लीकेबल टैक्स रेट से डिवाइड किया, तो ये उसकी इम्प्यूटेबल इनकम आ गई। मजीद ये कि प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 शैल बी एप्लीकेबल ऑन अनएक्सप्लेन्ड इनकम, एसेट्स और एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ इम्प्यूटेड इनकम ट्रीटेड एज कंसील्ड इनकम अंडर दिस रूल। मतलब ये है कि आपने अभी एक इनकम इम्प्यूट की यहाँ पर, जैसे हमारे इस केस में 10.34, लेकिन लेट सपोज कमिश्नर को मालूम है कि उसने कंसील्ड इनकम बहुत सारी की हुई है। दायरा 111 सेक्शन के अंदर अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो, एसेट हो, एक्सपेंडिचर हो, कमिश्नर आपको कन्फ्रंट करा सकता है कि ये अनएक्सप्लेन्ड है, आपने कंसील की है, और उस पर टैक्स लगा सकता है। तो लिहाजा लेट्स से कि अगर 111 में और भी उसको पता है कंसील्ड इनकम है, तो ये यहाँ पर वो मजीद भी टैक्स लगा सकता है ऊपर जो उसने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर किया है। इसका ये मतलब नहीं है बस छुट्टी हो गई, कहानी खत्म हो गई, बल्कि नहीं, अगर और भी, अगर लेट से उसको पता चल जाता है मुख्तलिफ सोर्सेज से 50 मिलियन की अगर उसकी कंसील्ड इनकम है, तो 10 मिलियन सिर्फ उसने अभी कंसील्ड इनकम कन्फ्रंट कराई है, बाकी को वो मजीद करा सकता है। फिर है एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज क्लैरिफाइड दैट द इम्प्यूटेबल इनकम सो कैलकुलेटेड और कंसील्ड इनकम सो डिटरमाइंड शैल नॉट एब्सॉल्व द पर्सन सो असेस्ड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। मतलब ये है कि उसको, ये जो भी हमने पीछे बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करानी, बल्कि वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है। द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ अमाउंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 111 ये भी बताना है। सेक्शन ऑफ ऑडिट सब एंड 214 सी, 214 सी क्या है कि बोर्ड जो सिलेक्ट कर सकते हैं ऑडिट के लिए, और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट हो सकती है जो प्रोविजनल असेसमेंट हुई है एज प्रोवाइडेड इन रूल 8, जो आगे अभी रूल 8 आ रहा है उसके मुताबिक। तो खुलासा ये है कि आपने एक प्रोविजनल असेसमेंट तो उसको बनाकर दे दी कि आपने ये कंसील इनकम की है, लेकिन इसके बावजूद मजीद भी उसकी कंसील्ड इनकम को टैक्स कराया जा सकता है 111 में। मजीद ये कि उसका ऑडिट भी हो सकता है, मजीद ये कि बैलेट के अंदर भी उसकी ऑडिट की सिलेक्शन ये हो सकती है, मजीद ये कि जो ऑर्डर उसका बन गया है वो मजीद भी अमेंड हो सकता है। उसके बाद रूल 5 क्या है, रूल 4 द प्रोविजनल असेसमेंट अंडर रूल 3 शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। क्योंकि हमने कहा था प्रोविजनल है, टेम्पररी है, ये फाइनल कब हो जाएगी, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। लेट सपोज जैसे हमने बात की थी इंडिविजुअल के केस में, अगर उसकी 30 दिसंबर को प्रोविजनल ऑर्डर बना और उससे सर्विस कर दिया गया, तो उसके आगे आप 45 दिन लगा लें, 45 दिन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल 14 फरवरी को उसने अभी भी रिटर्न जमा नहीं कराई, अब ये प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा, ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा। और
सब रूल 2 में क्या है, द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर शैल स्टैंड अबेटेड। अब जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर था, एक सूरत के अंदर ऐसा हो सकता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। कब खत्म हो जाएगा? शैल स्टैंड अबेटेड मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। एंड शैल बी टेकन बी असेसमेंट फाइनलाइज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 120 वेयर रिटर्न ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर एंड द प्रोसीडिंग tax year and the preceding tax year along with prescribed form, statement or document are filed by the person within the 45 days of receipt of provisional order। अब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है टैक्स पेयर को कि भाई अगर आपका असेसमेंट ऑर्डर, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर बन गया है ड्यू डेट खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 दिसंबर तक इंडिविजुअल के केस में जैसे हमने एग्जांपल बनाई है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने तो रिटर्न जमा नहीं कराई थी, तो आपका प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर हो गया, उसके बाद 45 दिन गुजर गए तो आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट जो कि 60 दिन के अंदर हुआ है ड्यू डेट के बाद, उसके आगे 45 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न जमा करा देते हैं, वेल जमा करा देते हैं, तो प्रोविजनल असेसमेंट की हैसियत ऐसे ही है जैसे वो बना ही नहीं है, उसको खत्म कर दिया जाएगा और आपकी जमा की गई रिटर्न को हम मान लेंगे और सेल्फ असेसमेंट उसको डीम कर लिया जाएगा सेक्शन 120 के अंदर, जैसे कि नॉर्मल रिटर्न जाती है और ऑर्डर बन जाता है 120 के अंदर। इन अदर वर्ड्स, मैं दोबारा से इसको ऐसे रिपीट कर देता हूँ। लेट सपोज 30 जून 2022 खत्म हो गया, ड्यू डेट थी 30 सितंबर, एक महीना टाइम बढ़ गया, ड्यू डेट हो गई 31 अक्टूबर, रिटर्न जमा नहीं कराई। अब 60 दिन कब खत्म होते हैं? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर के अंदर कभी भी कमिश्नर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर बना सकता है। उसने 30 दिसंबर को प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर बना दिया, आखिरी दिन में बना दिया, अभी भी ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ। इसके बाद 45 दिन थे, लेट सपोज 45 दिन बनते हैं 13 फरवरी या 12 या 14 जो भी दिन बनते हैं, 13 फरवरी तक 45 दिन बनते हैं प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर की सर्विस के बाद। तो अब अगर उसने रिटर्न जमा करा दी तो अब ये फाइनल ऑर्डर की हैसियत प्रोविजनल ऑर्डर की खत्म हो जाएगी, बल्कि वो बनेगा ही नहीं फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, अब आपकी रिटर्न को ही कंसीडर किया जाएगा। सब रूल 3 क्या कहता है? वेयर रिटर्न हैव बीन फाइल्ड बिफोर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर द टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड शेल बी एडजस्टेबल अगेंस्ट द टैक्स पेबल इन द रिटर्न। अब ये एक अच्छी बात है, एक फेवर की बात है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने कंपनी की बात की थी, उसका रेंट डबल कट गया था, 15% कटना चाहिए था, 30% कट गया, यानी 3 मिलियन। और लेट से उसने जब अपनी रिटर्न जमा कराई वहां पर अगर उसकी लायबिलिटी आई, लेट सपोज के 2 मिलियन आई, तो अब 1 मिलियन जो एक्सेस कटा हुआ है क्या ये जाया हो जाएगा? नहीं, जाया नहीं होगा। अगर आपने प्रोविजनल द रिटर्न हैव बीन फाइल्ड बिफोर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, यानी असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर नहीं किया है, यानी कि ड्यू डेट के बाद 60 दिन के अंदर करना था, अभी कमिश्नर ने ये काम नहीं किया और आपने रिटर्न जमा करा दी, तो जो आपका टैक्स एक्सेस कट गया नॉन फाइलर होने की वजह से, वो भी आपको मिल जाएगा, वो आपके लिए एडजस्टेबल टैक्स बन जाएगा, वो आप अगले ईयर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसका रिफंड ले सकते हैं, अपनी अदर इनकम के अगेंस्ट में भी उसको क्लेम कर सकते हैं। रूल नंबर 5 पेनल्टीज की बात कर रहा है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि वेयर द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन ट्रीटेड एज फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, यानी अब वो फाइनल हो गया है, 45 दिन गुजर गए, अब वो फाइनल हो गया, आपने फिर भी रिटर्न जमा नहीं कराई, द कमिश्नर में विद इन 30 डेज ऑफ द फाइनल असेसमेंट इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। अब इसके 30 दिन के अंदर वो क्या कर सकता है? वो आपको 182 के अंदर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की पेनल्टी लगाए, आपको कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी लगा सकता है। रूल 6 के अंदर इम्प्यूटेबल इनकम की कैलकुलेशन है, जो कि हम पहले ऊपर सीख चुके हैं, यानी जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है नॉन फाइलर का, उसको आप डिवाइड कर देंगे एप्लीकेबल रेट। यहाँ पर रूल 6 में यही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, रूल 7 के अंदर विदहोल्डिंग एजेंट को भी पेनलाइज करने की बात की गई है। वो ये कहा गया है, अगर आप अपनी जो स्टेटमेंट जमा कराते हैं विदहोल्डिंग की, आजकल जैसे क्वार्टरली होती है, अब पहले मंथली हुआ करती थी, पहले एनुअल होती थी, अब क्वार्टरली होती है, उसमें अगर आपने नॉन फाइलर का पर्टिकुलर्स गलत डाल दिया, आपने कहा यार छोड़ो 9999 करके चालान जमा कर दो, क्वार्टरली जमा कर दो, नहीं, तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी, आपके ऊपर भी 182 में पेनल्टी लगाई जा सकती है, 191 में जो है ना आपके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा सकती है। ये आ गया रूल 8 जो कि ऊपर रेफर किया गया था। इस सब का खुलासा ये है कि आपने प्रोविजनल असेसमेंट बना ली, फाइनल असेसमेंट बना ली, तो अब क्या मतलब छुट्टी हो गई? नहीं, कोई छुट्टी नहीं हुई। अगर कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कमिश्नर के पास, वो आपके फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को मजीद अमेंड कर सकता है, मजीद ऑर्डर बना सकता है, मजीद आपका टैक्स वर्कआउट कर सकता है। रूल नंबर 9 ये है कि द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस नॉट स्पेसिफिकली डील विद इन ऑफिशियल रूल शैल अप्लाई mutatis mutandis इन, इसका मतलब ये है इन केस ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को यहाँ बता दिया गया और बहुत सी चीज़ों को नहीं बताया गया है। वो बहुत सी चीज़ें जो यहाँ नहीं बताई गई हैं, जैसे कि किस तरह से 137 का रिकवरी का नोटिस कैसे जाएगा, 138 का रिकवरी का नोटिस कैसे जाएगा, प्रोसीडिंग्स कैसे स्टार्ट की जाएंगी, वगैरह वगैरह, उसके लिए जो ऑर्डिनेंस में दिए गए प्रोविजन हैं वो आप देख लीजिएगा।
उसके बाद ये एक बहुत ही अहम एक्सक्लूजन का प्रोविजन है, लास्ट रूल है इसके अंदर। ये है, हमने 10th शेड्यूल में अब तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि 10th शेड्यूल किन लोगों पर अप्लाई होता है? नॉन फाइलर पे अप्लाई होता है। फिर हमने ये कहा कि इनका डबल टैक्स कटता है। फिर अगर वो रिटर्न जमा ना करे, प्रोविजनल ऑर्डर हो जाएगा, फिर फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, मजीद भी अमेंड हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और डबल रेट के अंदर भी हमने 3 कैटेगरीज देखी। लेकिन इसने 10th शेड्यूल ने खुद आखिर में कुछ लोगों को बोला है कि जो लोग इस सेक्शन में आते हैं उन पे ये 10th शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सैलरी, अगर एक बंदा सैलरीड इंडिविजुअल है और उसका 149 में टैक्स कटता है तो उसके लिए 10th शेड्यूल की किसी भी बात को नहीं देखना है। इसी तरह एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, और 152 नॉन रेजिडेंट्स की कुछ पेमेंट्स है। तो एक्सक्लूजन का मतलब ये है, हमने जितनी भी सारी चीजें ऊपर पढ़ी हैं वो चीजें एप्लीकेबल हैं, लेकिन इन चीजों के अलावा कल को लेट सपोज इसके अंदर जैसे पहले हुआ, अच्छा पहले एक सेक्शन और हुआ करता था इसके अंदर 155 प्रॉपर्टी का। उसमें क्या होता था, अगर आप किसी को रेंटल इनकम दे रहे हैं, भले वो नॉन फाइलर है, तो भी उसका फाइलर वाला रेट काटते थे। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूजन में गिवन था। फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर सेक्शन 155 को यहाँ से हटा दिया गया। उसके नतीजे में क्या हुआ, अब टैक्स ईयर 22 में, टैक्स ईयर 23 के अंदर जो भी आप रेंटल पे कर रहे हैं उसमें भी नॉन फाइलर का टैक्स कट रहा है। तो ये हमारा 10th शेड्यूल था। अब इसमें जो भी सवाल हो आपका, आप मुझे यहाँ पर भी ये आप ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो हमारा अपना ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।